दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको 11वीं क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय समझाऊंगी। इसमें मैं आपको सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उसकी कार्य शक्तियों के विषय में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को हम न्यायपालिका भी कह सकते हैं। आप सभी को पता है कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका क्या करती है? उनको लागू करने का काम करती है। और अगर कोई उन कानूनों को, उन अधिकारों का हनन करता है तो उसके लिए क्या है? न्यायपालिका। भारत के अंदर जो है एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। एकीकृत का क्या मतलब होता है कि पूरे भारत में एक ही प्रकार की जो है न्यायपालिका है। केंद्र की और राज्यों की अलग अलग न्यायपालिका नहीं है। यहाँ पर एक क्रम के अनुसार न्यायपालिका है। जैसे मान लो किसी के अधिकारों का हनन होता है तो सबसे पहले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अपनी कंप्लेंट डालता है, इसे क्या कहते हैं हम? जिला न्यायालय। ठीक है। उसके बाद अगर उसे लगता है कि यहाँ पे जो है मुझे न्याय नहीं मिला तो वो हाई कोर्ट में जाता है, यानी उच्च न्यायालय में, और वहाँ भी अगर उसे संतुष्टि नहीं होती तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक दिया हुआ है। अब पढ़ लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय का इतिहास। सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था कि बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। इसके आधार पर सबसे पहले 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बने वो थे लॉर्ड इम्पे। दूसरा जो सर्वोच्च न्यायालय बना वो 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और ये 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे मॉरिस ग्वेयर। अब पढ़ते हैं वर्तमान के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे वो हैं हरिलाल जे कनिया। अनुच्छेद 124 में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, परंतु संसद को अधिकार है कि वह न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है। कहने का क्या मतलब है कि जो मूल संविधान है सबसे पहले उसमें लिखा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, परंतु संसद को साथ साथ ये भी अधिकार दिया गया था कि अगर उनको आवश्यकता है सर्वोच्च न्यायालय को तो वो और इनकी संख्या बढ़ा सकता है। वर्तमान में जो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, यानी 34 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में हैं। संसद साधारण कानून के माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। अब देख लेते हैं कि संसद ने कौन से सन में कितने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई। देखिए 1950 में जो मूल संविधान था उसमें था एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी संख्या थी 8। 1956 में बढ़ाकर 1+10 कर दी गई, संख्या होगी 11। 1960 में जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश, यानी संख्या हुई 14। फिर आता है 1977 में एक मुख्य न्यायाधीश और 17 अन्य न्यायाधीश, संख्या होगी 18। 1986 में संख्या फिर बढ़ाई गई और एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश, संख्या हुई 26। उसके बाद 2009 में संख्या बढ़ाई गई, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश और संख्या हुई 31। और फिर 2019 के अंदर 1+33 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य, और ये संख्या अब जो वर्तमान में है वो है 34। अब बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में। यह अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो करता है राष्ट्रपति, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह पर ही उनकी नियुक्ति करता है। लेकिन वर्तमान में कॉलेजियम नीति के तहत जो है जजों की नियुक्ति होती है। इसमें क्या है कि एक न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश एक समूह बना लेते हैं और क्या करते हैं, वो एक लिस्ट तैयार करते हैं। जो व्यक्ति जज बनने के योग्य हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करके राष्ट्रपति को भेज देते हैं। अब राष्ट्रपति क्या करते हैं, उस लिस्ट को पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि ये व्यक्ति जो है जज नियुक्त हो सकते हैं, उनको वो जज नियुक्त करते हैं। आइए अब कॉलेजियम को चित्र के माध्यम से समझते हैं। इसमें क्या है कि एक न्यायाधीश और 4 अन्य का एक समूह बनता है। ठीक है, ये समूह बना, इन्होंने जो है जो जज बन सकते हैं उनके नामों की एक सूची तैयार की। ठीक है, और उसको कहाँ भेजा? राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, जो ये जजों के नामों की सूची दी गई है इसमें से छांटकर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जजों की नियुक्ति करेंगे।
अब पढ़ते हैं हम नियुक्ति के आधार। मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है उसका मुख्य आधार क्या होता है? वरिष्ठता सूची। क्या है कि सीनियरिटी के हिसाब से मुख्य न्यायाधीश चुने जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि इस वरिष्ठता सूची की क्या हुई? अवहेलना हुई। 1973 में अजीत नाथ रे को जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, जबकि वो वरिष्ठ न्यायाधीश नहीं थे। उसके बाद 1975 में एम.एच. बेग को जो है मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, वो भी जो है वरिष्ठता सूची में नहीं थे। तो 2 बार ऐसा हुआ कि वरिष्ठता सूची की क्या की गई? अवहेलना की गई। और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का आधार है कॉलेजियम, जो कि 1993 में शुरू हुआ था। ये एक समूह है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका, और जो वरिष्ठ यानी 4 जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनका समूह है जो कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अब देखिए, कॉलेजियम के बाद एक और जो है राष्ट्रीय आयोग बनाया गया। कौन सा? NJAC, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसमें क्या है कि सरकार 6 सदस्यों के समूह द्वारा जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखती है और फिर इस प्रस्ताव को वो संसद में भी पास करवा देती है। इसमें क्या है कि आधे से अधिक राज्यों ने भी जो है इनका सहयोग किया और इसे आधे से ज़्यादा राज्यों में पारित होने दिया। फिर यह प्रस्ताव भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में पहली ही याचिका को क्या है? खारिज कर दिया गया और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, मतलब ये असफल हो गया। अब तक आपने पढ़ा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग मतलब NJAC। अब इसकी रचना के बारे में पढ़ते हैं। क्या हुआ कि 99वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 2014 में हुआ था। उसके अंदर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का जो है गठन की बात की गई। 13 अगस्त 2014 को लोकसभा में इसको पारित किया गया। 14 अगस्त 2014 को इसे राज्यसभा में भी पारित कर दिया गया। फिर क्या होता है कि ये पहुंचता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने क्या किया? 31 दिसंबर 2014 को इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इन्होंने इसको मान लिया। तो 13 अप्रैल 2015 को यह कानून के रूप में लागू हो गया। परंतु जब ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पास जाता है तो उन्हें क्या लगता है कि ऐसे तो जो है कार्यपालिका का महत्व ज़्यादा बढ़ जाएगा और न्यायपालिका का महत्व समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2015 को 99वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसको रद्द कर दिया। इसमें मैंने आपको बताया था कि 6 सदस्यों की बात हुई थी। किसके 6 सदस्य होंगे? वो कौन कौन होंगे? पहले तो होगा CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा होगा SCJ यानी सुप्रीम कोर्ट जज के वरिष्ठ न्यायाधीश। ये 2 होंगे वरिष्ठ न्यायाधीश। चौथे नंबर पे आता है कोई भी न्याय मंत्री या कानून मंत्री। ठीक है। 5वें नंबर पे आता है प्रबुद्ध व्यक्ति और विद्वान। इनकी जो है नियुक्ति एक समिति के माध्यम से की जाएगी और इस समिति में कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे। कौन कौन होंगे? CJI वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, PM यानी प्रधानमंत्री और तीसरा व्यक्ति होगा विपक्ष का नेता। इनके द्वारा जो है 2 व्यक्ति चुने जाएंगे। बात कर लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के विषय में। यह जो है संविधान के अनुच्छेद 124(3) में दी गई है। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी जो योग्यता है वो इन तीनों में से एक होनी अनिवार्य है। ठीक है। पहला क्या है कि वह किसी उच्च न्यायालय में या 2 से अधिक न्यायालयों में 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। कहने का मतलब ये है कि किसी एक हाई कोर्ट में या 2 से अधिक हाई कोर्टों में उसने क्या काम किया हो? जज के रूप में काम किया हो। कितने वर्ष? 5 वर्ष। दूसरा क्या है कि किसी उच्च न्यायालय में या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष अधिवक्ता रह चुका हो। मतलब अगर वो न्यायाधीश नहीं है 5 साल तक तो वो 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में लगातार काम कर चुका हो। किस रूप में? वकील के रूप में। फॉर एग्जाम्पल इंदु मल्होत्रा जो है इस तरीके से न्यायाधीश बनी थी। या फिर क्या हो कि वह राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। तीसरी जो है कि राष्ट्रपति जो है उसको कानून का विधिवेता मानता हो, उसको भी जो है न्यायाधीश बना सकता है। तो ये 3 जो योग्यताएं आपको दिख रही, इनमें से तीनों में से कोई एक योग्यता उसके पास होनी अनिवार्य है। उसके बाद बात कर लेते हैं शपथ की। न्यायाधीशों को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलवाता है और ये संविधान के अनुच्छेद 124(6) में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं उनके वेतन के बारे में। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000 पर मंथ और अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2,50,000 रुपये
पर मंथ। अब बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो कार्यकाल किसी भी न्यायाधीश का 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर बना रह सकता है, लेकिन अगर वह उससे पहले त्यागपत्र देना चाहे तो वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। ये संसद द्वारा की जाती है और ये जो है संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 4 और 124 के भाग 5 में दी गई है। इसमें क्या होता है कि न्यायाधीशों को 2 प्रकार से हटाया जाता है, यानी कि उस पर 2 प्रकार के आरोप लगाए जा सकते हैं। पहला क्या है, प्रमाणित कदाचार। अगर उसके व्यवहार में बदलाव आता है, वह ऐसा व्यवहार करता है जो एक न्यायाधीश के लिए जो है सही नहीं है, या फिर वो न्यायाधीश के योग्य नहीं है, या उस काम को करने के जो है समर्थ नहीं है, तो क्या है कि उनको पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, देखिए, संसद में लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है। संसद के किसी भी सदन में जो है प्रस्ताव लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के 100 सदस्य जो है इसका समर्थन करेंगे, और अगर यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्य जो है इसका समर्थन करते हैं। फिर क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को मंजूर करता है, मतलब मंजूरी दे देता है। फिर वो क्या करते हैं कि एक समिति का गठन किया जाता है और वो समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। क्या करती है कि अगर न्यायाधीश पर लगे आरोप साबित नहीं होते तो जो है उस प्रक्रिया को रोक दिया जाता है, लेकिन अगर न्यायाधीश पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो सदन का जो बहुमत है वो, और जो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत से अगर बिल पास हो जाता है तो जो है उसे आगे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर अपने हस्ताक्षर करके न्यायाधीश को पद से हटा देता है। ठीक है, तो ये कैसे कैसे हुआ और कब कब हुआ है। उदाहरण स्वरूप वी रामास्वामी जो थे उसके ऊपर जो है यह हटाने की प्रक्रिया जो है शुरू हुई थी, लेकिन जो है लोकसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया था और यह प्रस्ताव असफल रहा था। यह प्रक्रिया 1991 से 1993 तक चली। उसके बाद 2009 में जो है सौमित्र सेन के ऊपर ये जो प्रक्रिया शुरू हुई और 2011 में दिनाकरण के ऊपर भी यह प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इन्होंने इस प्रक्रिया में साथ नहीं दिया और राष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र सौंप दिया। उसके बाद आता है तदर्थ न्यायाधीश, इन्हें हम एड हॉक भी कहते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 127 में इनका प्रावधान है। ये किस लिए होते हैं, ये गणपूर्ति करने के लिए होते हैं। गणपूर्ति क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और प्लस में जो है 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो अगर इनमें कमी रह जाती है तो क्या किया जाता है कि जो हाई कोर्ट है उसके जो न्यायाधीश हैं उनको जो है सर्वोच्च न्यायालय में बुला लिया जाता है इस गणपूर्ति को पूरा करने के लिए, लेकिन ये कुछ समय के लिए होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एड हॉक न्यायाधीश बोलते हैं। उसके बाद क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ये कौन से न्यायाधीश होते हैं, जो रिटायर हो चुके होते हैं, और इनका जो प्रावधान है ये संविधान के अनुच्छेद 128 में दिया गया है। इसमें क्या होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कार्य की अधिकता होती है तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं रिटायर हो चुके हैं उनको कुछ समय के लिए कार्य को पूरा करवाने के लिए बुलाया जाता है, तो ये आते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अंदर। अब हम पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक या मूल शक्तियाँ। यह संविधान के अनुच्छेद 131 में दी गई है। यदि राज्यों का राज्यों से या केंद्र से विवाद हो तो यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय में चलते हैं। क्या है कि यदि राज्यों का समूह यानी बहुत सारे राज्य हैं और उनका भारत सरकार के साथ विवाद हो, या बहुत सारे राज्यों के समूह का भारत सरकार और भारत सरकार के जो समर्थन में राज्य हैं उनके साथ विवाद हो, या एक राज्य का भारत सरकार के साथ विवाद हो, या राज्य का दूसरे राज्य से विवाद हो, तो ऐसे जो मुकदमे हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में चलते हैं। लेकिन इनमें क्या है कि जो जल विवाद हैं वो शामिल नहीं है। जल विवाद के जो मुकदमे हैं वो अनुच्छेद 262 में दिए गए हैं। दूसरा है अपीलीय न्यायालय। आप सभी को पता है कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। इसका क्या मतलब है कि केंद्र और राज्य में अलग अलग न्यायपालिका नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे अधिकारों का हनन करता है तो हम जिला न्यायालय में जाते हैं, लेकिन अगर हम वहाँ के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो हम कहाँ जाएंगे, उच्च न्यायालय में अपील
कर सकते हैं। और हमें यहाँ भी संतुष्टि अगर नहीं मिलती तो हम कहाँ पे अपील करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी मुकदमे को लेके ऐसे नहीं जा सकता, उसके लिए जो है कुछ टर्म और कंडीशन होती है जो हमें पूरी करनी होती है। तीसरी जो शक्ति है वो क्या है? अभिलेख न्यायालय। ये जो है संविधान के अनुच्छेद 129 के अंदर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि कई बार समय अनुसार ऐसे जो है फैसले आ जाते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय को लेने पड़ते हैं, जो पहले हमारे संविधान में नहीं थे। तो क्या किया जाता है कि उन फैसलों को सुरक्षित रख लिया जाता है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया गया ऐसा निर्णय जो संविधान में नहीं था, मतलब पहले ऐसा कोई मुकदमा आया ही नहीं और उसका ऐसा कोई निर्णय लिया ही नहीं गया, उसको सुरक्षित रख लिया जाता है। और फिर उसी प्रकार के अगर मुकदमे आगे आते हैं तो उस निर्णय का ही प्रयोग किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अभिलेख न्यायालय या शक्तियाँ। चौथे नंबर पे आता है सलाहकारी अधिकार। ये संविधान के अनुच्छेद 143 में दिया गया है। इसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, परंतु राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति भी सलाह मांग सकता है। देखिए, चित्र के माध्यम से बताती हूँ आपको कि राष्ट्रपति ने क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी किसी मुद्दे के ऊपर। फिर क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी गठित की, एक पीठ गठित की। कितने सदस्यों की? 5 सदस्यों की। फिर उन्होंने क्या किया, एक सलाह तैयार की और राष्ट्रपति को भेजी। अब राष्ट्रपति को ये सलाह पसंद आती है तो ये इसको मान लेता है, अथवा ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। पांचवा है रीट अधिकार। रीट अधिकार का जो है वो अनुच्छेद 139 में दिया गया है। इसमें जो है सिर्फ मौलिक अधिकारों के विषय में ही बात की गई है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 किस में है? आपको मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार जो है वो छठा जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो अनुच्छेद 32 में है। और उसमें 5 रिट दी गई हैं। किस लिए? मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो इस पर कार्य कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय इस पर काम कर सकता है। छठा अधिकार वो है न्यायिक पुनर्विलोकन। ये जो है अनुच्छेद 13, 32 और 137 में दिया गया है। इसमें क्या होता है कि इसमें देखो, न्यायिक यानी न्याय के मामले में, पुनर् यानी दोबारा, विलोकन यानी मूल्यांकन करना। कई बार क्या होता है कि हम न्याय कर देते हैं, मतलब कोई भी न्यायालय न्याय कर देता है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि ये सही नहीं हुआ, तो वो उसकी दोबारा से जो है मूल्यांकन या समीक्षा कर सकता है। इसमें पहला है सर्वोच्च न्यायालय स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करता है। कई बार जो है सर्वोच्च न्यायालय नहीं मानता कि ये चीज़ प्रस्तावना में है, नहीं है, और कोई भी निर्णय देता है, लेकिन बाद में उसे ऐसा लगता है कि ये सही निर्णय नहीं है, तो वो अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है और बाद में निर्णय को बदल सकता है। दूसरा है कार्यपालिका और विधायिका संविधान के विपरीत निर्णय दे दें। कई बार ऐसा होता है कि कार्यपालिका और विधायिका ऐसे कानून बना देते हैं जो संविधान के विपरीत हैं, उनके अनुसार नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? उन निर्णयों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये जो है इसके ऊपर भी न्यायिक पुनर्विलोकन होता है। सातवां जो है वो है संविधान की व्याख्या और इसका संरक्षण करता है। संविधान की व्याख्या का जो अधिकार वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, और संविधान के संरक्षण का जो है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो संविधान की व्याख्या और उसका संरक्षण जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो ये थी इसकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।